सभी को नमस्कार। आज आप सब लोग राजकीय कृषि विद्यालय चिरगांव में ये प्राकृतिक खेती सीखने आए हैं। तो ये मांडवी शिवम है और क्लासरूम में आपको बहुत सारी बातें हुई हैं और प्रैक्टिकली जीवामृत कैसे बनता है, जीवामृत का क्या विज्ञान है, इसकी क्या ज़रूरत है, इन सब बातों को लेकर के आपके सामने मांडवी जी अपनी बात रखेंगी। आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से सुनिएगा, हर चीज़ आपको बताएंगी। कोई क्वेश्चन रह जाएगा आपका तो इतना सब कुछ बताने के बाद कोई भी प्रश्न होगा तो आपसे प्रश्नोत्तरी ले ली जाएगी। तो मांडवी जी आप बताइए। धन्यवाद सर। नमस्कार किसान मित्रों। जैसा कि सर आप सब यहाँ पे आए हैं, प्राकृतिक खेती के बारे में प्रशिक्षण लेने आए हैं। तो जो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राकृतिक खेती में जीवामृत का विज्ञान। देखिए, अक्सर आप सब जैसे प्राकृतिक खेती शुरू करने आए हैं, आप इसके बारे में जानकारी लेने आए हैं, तो अक्सर ये शब्द हम सुनते हैं जीवामृत। तो जो किसान ये शब्द जब सुनता है तो अक्सर कई सारी चीज़ों की वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है, वो नहीं समझ पाता है। तो आज हम पूरा जो जीवामृत का समग्र विज्ञान है उसके बारे में जानेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे और उसका खेत में किस प्रकार आपको प्रयोग करना है उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी आपको। तो बात करते हैं जीवामृत की। देखिए, जीवामृत शब्द आया कहाँ से? प्राकृतिक खेती शुरू हुई है तो ये बात जीवामृत की आई क्यों? देखिए, जीवामृत है मतलब कि जीवों का अमृत। जीव वो जीव जो हमारी मिट्टी में पाए जाते हैं, वो सूक्ष्म जीव या वो जीवाणु जो हमारे मिट्टी में उपस्थित थे और हमारे मिट्टी में जो भी बायोमास था वो उसको अपघटित करते थे, मतलब उसको खाते थे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते थे, उनका वो भोजन हुआ करता था और उनसे जो जीव द्रव्य बनता था वही फसल की जड़ें उसका प्रयोग करती थी, फसलों का भोजन वही था। बट आज से 50 से 60 साल पहले हमने जो रासायनिक खेती का जो युग आया उसके कई सारे दुष्परिणाम हमें देखने को मिले। जैसे हमारी स्वास्थ्य खराब हुई, हमारी मिट्टी खराब हुई, हमारा जो ये पर्यावरण है वो कई प्रकार से दूषित हुआ। तो हमने 50-60 साल से जो हम रासायनिक खेती करते आ रहे थे उसका हमें दुष्परिणाम देखने को मिला। तो आज के समय में क्या है कि जो हमारी सरकारें हैं, जो नीतियाँ हैं, वो प्राकृतिक खेती की तरफ आप किसानों को वापस से बढ़ाने के लिए वो प्रयास कर रही हैं। ठीक है, तो हमने रासायनिक खेती का तो कई सारे दुष्परिणाम थे वो तो हमने जान लिए, अब हमें इसे ठीक करना है। तो जो भी जीव थे, जो भी सूक्ष्म जीव थे हमारी मिट्टी में, इन रसायनों की वजह से या तो वो तापमान की वजह से धीरे धीरे समय के साथ वो ख़त्म होते गए, नष्ट होते गए, या तो उनकी संख्या कम हो गई। इसलिए क्या होता है कि आज जो भी फसल आप अपने खेत में बोते हैं, चाहे वो दलहनी हो या तिलहनी हो या फिर अगर आप सब्जी उगाते हैं, तो उस हिसाब से आपको उत्पादन नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो मिट्टी है, जो खेती का सबसे बड़ा निवेश कहा जाता है, ये मिट्टी, ये भूमि, वो आज दूषित हो गई है, वो बीमार हो गई है। उसमें जो क्षमता थी ना वो ख़त्म हो गई है धीरे धीरे समय के साथ। तो आज हमें इस मिट्टी को मजबूत करना है, इसमें वापस से वो क्षमता लौटानी है। वो लौटाएंगे हम कैसे? जैसे कहा जाता है कि मिट्टी एक जीवित पिंड है। ये जो मिट्टी है हमारी, ये भूमि है, ये एक जीवित पिंड है। जीवित क्यों है? क्योंकि इसमें नाना प्रकार के जीव उपस्थित हैं, वो जिंदा है, वो जिंदा है इसलिए वो जीवित है। बट आज के समय में क्या हो रहा है कि हमारी भूमि ऊसर हो गई है, बंजर हो गई है, किसी भी प्रकार की उसमें फसल नहीं हो पा रही है। तो क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि ये तो सूक्ष्म जीव हैं, जाने अनजाने। एक तो रासायनिक खेती की हमने, जो कि हमारी उस समय की ज़रूरत थी, बट एक आदत बन गई हमारी, उसकी वजह से ये सूक्ष्म जीव खत्म हो गए। और दूसरा ये है कि तापमान बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सूक्ष्म जीवों की संख्या खत्म हो गई। अब जब हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें इन सूक्ष्म जीवों को वापस से अपने खेत में लाना है, पुनर्स्थापित करना है। ठीक है, तो ये कहाँ से आएंगे? आज हमारी खेत की मिट्टी में ये नहीं है। ये सूक्ष्म जीव जाने अनजाने किसी भूल चूक की वजह से आज हमारी मिट्टी में उपस्थित नहीं है। तो हमें इन्हें कहीं ना कहीं से ला करके पुनर्स्थापित तो करना पड़ेगा ना। तो हम कहाँ से लेके आएंगे? तब बात आती है जंगल की मिट्टी की। देखिए, जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम इंसानों का आना जाना बहुत कम है। वहाँ की जो जैव विविधता है वो उसी प्रकार संपन्न है। वहाँ की जो एक प्रकृति है ना, उसमें किसी भी प्रकार का हम मनुष्य द्वारा छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो वहाँ पे क्या होता है, अब जब भी कहीं आसपास के किसी जंगल में जाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे नाना प्रकार के पेड़ हैं, कई प्रकार के पेड़ हैं। वहाँ पे पक्षियाँ बसेरा करती हैं, वहाँ पे घोंसले बनाए हुए हैं। उसमें क्या होता है, वहाँ पे बारिश हो रही है तो बारिश का पानी वहीं पे जम रहा है, फूल पत्तियाँ जो भी वहीं सड़ रही हैं, वहीं गल रही हैं सालों से। ये प्रक्रिया आज न जाने कितने सालों से चलती आ रही, क्योंकि हम मनुष्य का वहाँ पे दखल अंदाजी कम है। तो वहाँ की मिट्टी में जो ह्यूमस की मात्रा, जो हम कहते हैं ह्यूमस है, या हमारे आज खेत में ह्यूमस नहीं है, या जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3 या 0.4 रह गई है, वहाँ की मिट्टी में ये ह्यूमस की मात्रा या जीवांश कार्बन की मात्रा 1% से ऊपर होती है। तो वहाँ की जो मिट्टी है वहाँ पे सूक्ष्म जीवों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है।
तो हमें वहाँ से मिट्टी ला करके अपने खेत की मिट्टी में उसको पुनर्स्थापित करना है, ठीक है, तब बात आती है। तो हमें मिट्टी वहाँ से लानी है। तो मैं आपको जीवामृत के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। जैसे कि मैंने बताया है कि जीवामृत का मतलब है जीवों का अमृत, मतलब जो जीव हमारे खेत में नहीं है, हमको उनको वहाँ से लेके आना है जहाँ पे वो उपस्थित है, वहाँ से ला करके अपने खेत में पुनर्स्थापित करना है। तो देखिए, जब आप ये जीवामृत बनाते हैं, इसका विज्ञान बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। और जैसे आज के समय में जब प्राकृतिक खेती की बात आई है, तो ये कहा जाता है कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती। देखिए किसान भाइयों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो देश में लगभग 14 करोड़ के लगभग किसान हैं, और 14 करोड़ में से अगर देखें तो लगभग 1 या 2 करोड़ या 1.5 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके पास गाय है। तो अगर सिर्फ हम गौ आधारित प्राकृतिक खेती करते हैं तो उन्हीं किसानों को फ़ायदा हो पाएगा जिनके पास गाय है, वही गाय का गोबर या गौमूत्र से जीवामृत बना सकेंगे। बट जो बाकी किसान हैं, क्या उनको ये अधिकार नहीं है कि वो प्राकृतिक खेती करें? क्या उनको ये अधिकार नहीं है कि वो जीवामृत बनाएं और अपनी खेत की मिट्टी को मजबूत करें? तो उन किसानों के लिए मैं ऐसी विधि बताऊंगी, बहुत सरल विधि है जीवामृत बनाने की, कि अगर आपके पास गाय का गोबर नहीं उपलब्ध है या गौमूत्र नहीं है तो आप इस विधि से जीवामृत बना सकते हैं। और अगर आपके पास गाय है और गौमूत्र है, गोबर है, तो आप उस विधि से भी जीवामृत बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने तो मान लिया है कि जो सूक्ष्म जीव जो हमारे खेत में होने थे वो नहीं है। तो आप क्या करिए, बहुत सरल सा विज्ञान है कि आप ये 200 लीटर का एक ड्रम लेकर के आइए। एक ड्रम खरीद लीजिए आप 200 लीटर का, और जंगल की 5 किलो मिट्टी आप लेके आइए। जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे जंगल जहाँ पे हम मनुष्य की दखलंदाजी कम है। अब या तो आप जंगल जा सकते हैं, या तो ज़रूर आपकी खेत के आसपास या आपके गांव के आसपास ज़रूर कोई ऐसी ज़मीन होगी, कोई ऐसा पेड़ होगा बरगद का या फिर जामुन का या किसी भी प्रकार का कोई पीपल का पेड़ होगा, वहाँ पे आप कम जाते होंगे या फिर आप झाड़ू कम लगाते होंगे, आप वहाँ पे सफाई कम करते होंगे। तो आपको वहाँ की मिट्टी ले आनी, मतलब वहाँ के जो पेड़ पत्तियाँ, फल हैं, टहनियाँ हैं, लकड़ियाँ हैं, अगर पानी में गिर रहा है तो वहाँ पे वो ठहर रहा है, वहाँ पे सब कुछ चीज़ें सड़ रही हैं, गल रही हैं, तो आप वहाँ से भी मिट्टी ला सकते हैं। अगर आप जंगल के से मिट्टी लेके आएंगे तो वहाँ पे सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, तो उससे तो आपका जीवामृत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। बट अगर वही आपके खेत के आसपास या घर के आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे झाड़ू वगैरह नहीं लग रहा है, वहाँ से अगर आप मिट्टी लेके आ सकते हैं तो ले आएंगे, तो माना कि उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या थोड़ी कम होगी, बट वो भी काम कर जाएगी। तो आप क्या करिए कि एक ड्रम लीजिए, 200 लीटर का एक ड्रम खरीद के रखिए, और उसमें ये 5 किलो मिट्टी, पहले दिन जब आप जीवामृत बनाना शुरू करेंगे तो उसमें 5 किलो मिट्टी जंगल की आप डाल दें। उसके बाद क्या हुआ, उस जंगल की मिट्टी में सूक्ष्म जीव हैं, अब वो कई प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, उसमें लाभदायक भी हैं, उसमें कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव भी हैं। अब हमें उन सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करना है, मतलब अब उनको बढ़ाना भी तो है, लाके वो उनकी संख्या तो उसमें कम है ना, हमें 200 लीटर के ड्रम में उसको बना के तैयार करना है, तो और उसमें सिर्फ हम 5 किलो मिट्टी लेके आए तो उनकी संख्या उतनी नहीं है, हमें उनको बढ़ाना है। अब क्या करिए, जो 200 लीटर का ड्रम है उसमें 5 किलो आपने डाला मिट्टी, उसमें आप पानी भर दीजिए थोड़ा ऊपर तक, मतलब ऊपर खाली थोड़ा छोड़ दीजिएगा और आप पानी भर दीजिए एक हिसाब से। अब उस मिट्टी में सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु हैं, तो उनको तो भोजन चाहिए, आप कुछ ना कुछ तो भोजन देंगे। तो भोजन के लिए आप उसमें पहले दिन जब आप बना रहे हैं तो 5 किलो आटा और 5 किलो गुड़ आप उसमें डाल दें। अब देखिए, आप सब किसान, जैसे ये जंगल की मिट्टी की बात हुई है, देखिए ये जंगल की मिट्टी हम लेके आए, ये देखिए जंगल की मिट्टी है, एकदम भुरभुरी है, इसमें एक रंग है, इसका प्रयोग करेंगे आप खेत में। इसमें सूक्ष्म जीवाणु जो अच्छी संख्या में है, ठीक है। तो ये आप लेंगे 5 किलो और ये आप इसमें डाल देंगे, जो ड्रम है आप इसमें डाल देंगे। फिर ये गुड़ और आटे की बात आई, जैसे अब गुड़ और आटे की बात आती है तो आप सभी किसान हैं, आप ये बात हमेशा अक्सर कहते हैं कि हम आटे की जगह पे हमसे कहा गया है कि हम बेसन का प्रयोग करें, या फिर गुड़ की जगह पे हम चीनी का प्रयोग करें। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके मन में देखिए चीज़ों को मुश्किल बना देने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है ताकि किसान उस चीज़ को शुरू ना कर पाए। आप आटा है आपके पास तो बिल्कुल आप आटा ले लीजिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का आटा क्यों ना हो, क्योंकि आटा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। जो सूक्ष्म जीव है वो कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है उनको, तो वो इस बात का पहचान वो नहीं कर पाते हैं कि वो गेहूं का आटा ले रहे हैं या बेसन खा रहे हैं या क्या खा रहे हैं, उसको इस चीज़ का पहचान नहीं है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट देने की ज़रूरत है। अब आप ये जो आटा डालते हैं ये सूक्ष्म जीवों के तुरंत काम नहीं आता है, क्योंकि ये फॉर्म, मतलब इसमें एक बदलाव होता है, वो 15-20 दिन बाद इसमें ये इसका फॉर्म चेंज होता है, ये खाने योग्य 15-20 दिन बाद ही होता है सूक्ष्म जीवों के लिए। तो खैर, आपने तो आटा डाल दिया, उसके बाद आप गुड़ डालेंगे, गुड़ है तो गुड़ डाल दें, चीनी है तो चीनी डाल दें, उसमें कोई आपत्ति नहीं कि सिर्फ आपको गुड़ ही डालना है या सिर्फ आपको चीनी डालना है, क्योंकि सबसे पहले स्रोत, जो भोजन का सबसे पहला स्रोत है सूक्ष्म जीवों का, ये आटा ही है, ये गुड़ ही है। तो ठीक है, तो आप इसको गुड़ डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप पानी आपने मिला दिया है और एक बार आप डंडे से उसको हिला देंगे,
ठीक है। अब वो जो सूक्ष्म जीव है उसमें, अब वो इसको खाएंगे। ये तो 15 दिन बाद उनके प्रयोग में आएगा, ये उस फॉर्म में जब बदलेगा ये तुरंत उनके प्रयोग में आ जाएगा, क्योंकि ये तुरंत पानी में घुल जाएगा, तो सूक्ष्म जीव उसको लेना शुरू कर देंगे। अब क्या होगा कि वो है तो 1 से 2, 2 से 4 उनकी संख्या बढ़ेगी। बढ़ने के लिए तो हम ये जीवामृत बना रहे हैं, तो जब वो बढ़ेंगे तो उनको भोजन की आवश्यकता और होगी। तो आप क्या करिए, तकरीबन 15 दिन बाद अब फिर से इसमें 3 किलो आटा और 3 किलो गुड़ वापस से डाल दें, क्योंकि बढ़ रहे हैं तो उनको भोजन की आवश्यकता ज़्यादा होगी। तो आपने इसमें 15 दिन बाद 3 किलो आटा और 3 किलो गुड़ आपने दोबारा डाल दिया। फिर हर 10वें दिन पे, फिर 10 दिन बाद आप क्या करेंगी, इसकी मात्रा थोड़ी कम कर देंगे। 2 किलो आटा और 2 किलो गुड़ आप डालना शुरू कर देंगे। ये जो 200 लीटर का ड्रम तैयार कर रहे हैं, और हर 10वें दिन पे आपको 2-2 किलो आटा और 2 किलो गुड़ देना है। अब क्या होगा कि ये जो सूक्ष्म जीवों का संवर्धन आप कर रहे हैं, ये जो कल्चर आप तैयार कर रहे हैं, देखिए 200 लीटर का ये कल्चर है, ठीक है। तो इसमें सूक्ष्म जीवों को मल्टीप्लाई होने में, मतलब इनका संवर्धन होने में समय चाहिए होगा, ठीक है। ये 72 घंटे में या फिर 3 से 4 दिन में बनकर के तैयार नहीं हो पाएगी। 200 लीटर का तैयार होना है तो 72 घंटे में तैयार नहीं हो पाएगी, इसमें समय चाहिए होगा। तो आपको 3 से 4 महीने लगेंगे। अगर आपने अच्छे जंगल की मिट्टी आप लेके आए हैं तो तकरीबन 3 से 4 या 2.5 से 3 महीने तो आपको लग ही जाएंगे ये जीवामृत बनाने में। अब देखिए, जब आप बनाना शुरू करते हैं तो आपको 1 महीने के बाद कुछ इस जीवामृत के ड्रम में कल्चर जो तैयार होगा, ऊपर एक आपको काली सतह बनती हुई दिखाई देगी, एक काला सतह बन जाएगा। वो हानिकारक सूक्ष्म जीव है, मतलब ऐसे जीवाणु हैं जो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप क्या करिए, 1 महीने बाद जब वो उसको बनता हुआ देखेंगे तो उसको आप छन्नी से छान के निकाल के फेंक दें, और वही प्रक्रिया आपका 2 किलो आटा 2 किलो गुड़ अपनाते रहें, और 3 महीने बाद ये बन करके तैयार हो जाएगी। अब बन करके तैयार हो जाएगी तो आप इसकी पहचान करेंगे कैसे? तो देखिए, जब आप जाएंगे खेत में, ड्रम के पास जाएंगे आप, तो एक देखेंगे उसका एक मटमैला रंग है, गाढ़ा सा रंग हो गया है। उस जो ड्रम आपने तैयार किया है उस जीवामृत का गाढ़ा हो गया है। उसमें आप हाथ डाल के देखते हैं और ऐसे करते हैं तो उसमें थोड़ी चिकनाहट सी रहती है, बहुत तीक्ष्ण गंध, मतलब जैसे दही बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है रखे रखे काफ़ी दिन तक, तो एक बहुत गंध आती है ना, तीक्ष्ण गंध, वो आएगी। उसका कलर एक बन जाएगा, वो एक गंध आएगी। तो और एक बात ये भी है कि अगर उसमें आपने हाथ डाला, फिर आपने हाथ साबुन से धोए, तो 2-3 बार धुलने के बाद भी वो जो हल्की गंध है ना, वो बदबू है थोड़ी सी आपको रहेगी आपके हाथ में। तो समझ जाइएगा कि जो 200 लीटर का आपने जीवामृत बना करके तैयार किया है वो एकदम से मैच्योर हो चुका है, मतलब उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत अच्छी हो गई है। अब आपको अपने खेत में वो प्रयोग कर सकते हैं। तो अब बात आती है प्रयोग करने की, तो आप अपने खेत में उसको किस प्रकार प्रयोग करें? तो पहला ये है कि या तो आप ये जीवामृत है इसी प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। अगर जैसे बारिश का मौसम है, अभी तो खैर नहीं कर सकते, अब तो बारिश का मौसम, मतलब पानी अब खेत में नहीं रुक रहा है, बट जब बारिश के मौसम में आपके खेत में जब कुछ 1-2 इंच पानी ठहरे, मतलब छलछला रहा हो पूरे आपके खेत में, तो आप क्या करें, ये जो आपने 200 लीटर का ड्रम तैयार किया है इसमें से मात्र 20 लीटर, क्योंकि 20 लीटर 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है, तो बस 20 लीटर आप जीवामृत निकालें, एक मग्गा रखें और अपने खेत के मतलब 20 जगह पे वो रैंडमली, मतलब ऐसे ही कई जगहों पे वो आप जीवामृत छिड़क के चले आएँ। तो क्या होगा कि वहाँ पे जो पानी है ना, आपके खेत में जो पानी हल्का सा रुका हुआ है, जीवामृत आपने डाला तो आपके खेत में फैल जाएगा और वो आपकी मिट्टी में मिल जाएगा। मतलब आपको जीवामृत को घन जीवामृत बनाने की ज़रूरत नहीं है जब आप बारिश में इसका प्रयोग कर रहे हैं। सिर्फ ये बारिश की बात बता रही हूँ मैं, अगर बारिश का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे ये जीवामृत बन करके तैयार है, ये थोड़ा सा भी इसमें 1-2 महीने का, 1-1.5 महीने का समय और लगेगा, इसमें रंग थोड़ा और गाढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जीवामृत का ये तैयार है, तो इसको आप अगर बारिश के समय में प्रयोग कर रहे हैं तो बस बाल्टी से ले जा करके थोड़ा थोड़ा मग्गे से छिड़क दीजिए। और अगर आपको जैसे खरीफ में या रबी में आप कर रहे हैं तो इसको जीवामृत को आपको घन जीवामृत में बनाना है। घन जीवामृत का क्या मतलब है कि जीवामृत आपने लिया, 20 लीटर का आपने जीवामृत लिया, ड्रम में से निकाला, 100 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद आपने ले ली, उसमें जो 20 लीटर आपने निकाला है उस 100 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद में उसको मिला दें। उसके बाद खेत में जैसे ही जुताई करते हैं, जुताई से ठीक पहले अपने खेत में पूरा फैला दें और जुताई कर दें। इससे क्या होगा, जो सड़ी हुई गोबर की खाद है उसमें जीवामृत मिलाए हैं वो आपकी मिट्टी में मिल जाएंगे, ठीक है। इससे आपको ये जो जीवामृत है, जो जीव है, सूक्ष्म जीव है, उसको अपने खेत में पुनर्स्थापित करना है ना, तो इससे तो आपके खेत में मिल गए। अब जैसे जो किसान ऐसे हैं जो रबी में चना, मटर या मसूर या राई वगैरह इस तरह की फसल अगर करते हैं तो उनको क्या होगा, उनको पहले साल में ही यूरिया DAP देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो किसान ऐसे हैं। और अगर कोई किसान ऐसा है जो अगर धान गेहूँ की फसल ले रहा है तो उसको DAP देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट वो जो यूरिया देता है, जितनी मात्रा वो यूरिया देता है वो थोड़ा कम करके अपने खेत में यूरिया दे सकता है। तो प्राकृतिक खेती है, जीवामृत है,
कई सारे आपके इसके प्रश्न रहते हैं, तो मैंने बहुत सरल विधि से बता दिया है आपको। जंगल की मिट्टी का ये विज्ञान है, वहाँ से ला करके आपको पुनर्स्थापित करना है। आपके खेत में जो सूक्ष्म जीव हैं वो अपनी क्रिया शुरू कर देंगे। आपको क्या करना है, बस अपने खेत में ये जो कार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि जो ह्यूमस शब्द है ना, ये सूक्ष्म जीव और कार्बनिक पदार्थ से ही मिलके बना है। मतलब ह्यूमस मतलब आपके खेत में आज ह्यूमस और जीवांश कार्बन की मात्रा कम है, मतलब वो सूक्ष्म जीव आपके खेत में जाने अनजाने खत्म हो गए हैं। और कार्बनिक पदार्थ जो बायोमास की बात आती है, वो आपने अपने खेत में देना छोड़ दिया है। तो हमें ये भी देना है अपने खेत में, चाहे वो पत्तियों के सड़े गले रूप में हो, चाहे वो गाय का सड़ा हुआ गोबर ही क्यों ना हो, उस प्रकार आपको कार्बनिक पदार्थ देना है। सूक्ष्म जीव अपने जीवामृत के माध्यम से दे दिया है, तो जो आपके खेत में, जो आपकी खेत की मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3 रह गई है, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाएगी और जो ह्यूमस है उसकी मात्रा भी अच्छी हो जाएगी। तो मुझे आशा है कि आपको जो ये जीवामृत का पूरा विज्ञान समझाया गया है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी किसान इसको अपने अपने क्षेत्र में जाकर के ज़रूर शुरू करेंगे। धन्यवाद। अब किसी का कोई प्रश्न? क्यों मैडम जी, ये जो 20 जो एकड़ ये आपने अपना- बताया तो कई बीघे के लिए कितना उपयोग होगा? 1 एकड़ के लिए बताया तो था। 1 एकड़ के लिए। ये जो आपने बनाया ये रखा अभी थोड़ा सा गाढ़ा, इसमें और रंग होगा। जो इसमें गोबर डाला जाएगा, हाँ। बेसन डाला जाएगा, गुड़ डाला जाएगा, हाँ, हाँ। क्या उसको समेट के खेत में डालना है कि छन्ना लगा के इस तरह इसको निकाल लेना है? अब देखिए यहाँ पे जीवामृत का ड्रम बन के तैयार है। अब इसको चूंकि मशीन पे स्प्रे करना नहीं है, इसलिए छन्ना लगाने की जरूरत है। यही है कि मतलब पूरा गोबर समेत डाल देना है। सुन तो लो, अभी तो इसने गोबर की बात ही नहीं बताई। गोबर की इसमें बात पहले रुक नहीं जाओ, आई। इसमें गोबर तो डालवाया ही नहीं हमने। कंफ्यूजन फिर दूर करो, रुको। गोबर गौमूत्र तो हम डालने की बात ही नहीं करते। अच्छा, गोबर 3 चीजें थी जंगल की, मिट्टी, गुड़ और आटा। ये आटा, इस लड़की ने बताया कि आटा बैक्टीरिया नहीं खाएगा, अभी नहीं खाएगा तुरंत। ये गुड़ खाना शुरू करेगा, आटा उसके खाने लायक हुआ ही नहीं, क्योंकि आटा पानी में घुल नहीं रहा है। जैसे घोल के देखो, सत्तू घोलते हो ना पानी में, और घोल दो सत्तू खूब चम्मच से, थोड़ी देर रुक जाओगे तो क्या होगा, सत्तू बैठ जाता है नीचे। तो जो चीज बैठ गई वो माइक्रो है, सूक्ष्म जीव को कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो। और फिर होता है नैनो, जैसे एक तरल नैनो आया ना, नैनो यूरिया। नैनो का मतलब है, अभी हमने नमक डाला पानी में, चम्मच से लाया, घुल गया, नैनो फार में। चीनी डाला, घुल गया, गुड़ डाला, घुल गया। जो पानी में चीज घुल जाए और रुक जाए और बैठे ना नीचे, वो तो होता है नैनो पार्टिकल। बैक्टीरिया का भोजन यही है। आटा तो 15-10 दिन के बाद वो नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट होगा, तब इनके काम आएगा, जब सड़ेगा। और गोबर को तो लगेगा 1 महीना। तो जैसे आप गोबर डालते हैं ना, कहते हैं गाय का गोबर डालो, गाय का गोबर डाल करके अगर 2 महीना रोक रहे वो जीवामृत, तो गाय का गोबर भी भोजन में आएगा। लेकिन 5 दिन में तुम यूज कर ले रहे हो, तो गाय का गोबर तो बेमतलब का डाला, उसका तो कोई रोल ही नहीं था वहां पर। ठीक है ना? अगर आप डाल दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हमने बोला ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। डाल देंगे बहुत अच्छा होगा। डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं एक बात यहाँ क्या बताई, पास नहीं है अवेलेबल, उसकी भी तो सुनो यार। हैं? सही। अब जिसके पास घी नहीं वो पूरी ना खाए, वो तेल की खाए बेचारा। नहीं, अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है वो भी बनाए। वो भी बनाए। ठीक है ना? अब आपका एक परिचय कराता हूँ जरा।